2-3 रोज से तैयारे स्याह उकाबों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडला रहे थे, जैसे वो किसी शिकार की जुस्तजू में हों। सुर्ख आंधियां वक्तन फवक्तन किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजारों में मुसल्ला पुलिस की गश्त एक अजीब हैरतनाक समा पेश कर रही थी। वो बाजार जो सुबह से कुछ अरसा पहले लोगों के हजूम से पुर हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक पुर इसरार खामोशी मुसल्लत थी। भयानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोशियों पुरसकून फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें नहीं बताया। वो तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी ना दिखाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। वो इत्तला देनी भूल गए होंगे। आपके दफ्तर में भी छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो, अच्छा हुआ। आज मैं आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातें हो रही थी कि 3 तैयारे चीखते हुए उनके सर पर से गुजर गए। खालिद उनको देखकर बहुत खौफजदा हुआ। वो 3-4 रोज से इन तैयारों को बगौर देख रहा था, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका था। वो उनकी रोजाना नकलो हरकत से तंग आकर बोला, अब्बा, मुझे इन जहाज़ों से सख्त खौफ मालूम हो रहा है। आप इनके चलाने वालों से कह दें कि वो हमारे घर पर से ना गुजरा करे। खूब। कहीं पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा, ये जहाज बहुत खौफनाक हैं। आप नहीं जानते, ये किसी न किसी रोज हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रही थी कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अगर उन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने पिछली ईद पर मुझे दी थी। खालिद का बाप अपने लड़के की गैर मामूली जसारत पर हंसा। मामा तो पागल है, मैं उससे दरियाफ्त करूंगा कि वो घर में ऐसी बातें क्यों किया करती है। इत्मीनान रखो, वो ऐसी बात हरगिज नहीं करेंगे। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकाल कर निशाना लगाने की मश्क करने लगा, ताकि उस रोज जब हवाई जहाज वाले गोले फेंके तो उसका निशाना खता न जाए और वह पूरी तरह इंतकाम ले सके। काश इंतकाम का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में तकसीम हो जाए। उसी अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा अपने इंतकाम लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का बाप अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत कर रहा था कि वो आइंदा घर में इस किस्म की कोई बात ना करे जिससे खालिद को दहशत हो। मामा और बीवी को इसी किस्म की मजीद हिदायत देकर वो अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि खादिम एक दहशतनाक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं और ये तवक्को की जाती है कि कोई ना कोई वाकया जरूर पेश आकर रहेगा। खालिद का बाप ये खबर सुनकर बहुत खौफजदा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि फिजा में गैर मामूली सुकून, तैयारों की परवाज, बाजारों में मुसल्ला पुलिस की गश्त, लोगों के चेहरे पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों की आमद किसी खौफनाक हादसे का पेश खैमा थे। वो हादसा किस नौयत का होगा ये खालिद के बाप की तरह किसी को भी मालूम ना था, मगर फिर भी सारा शहर किसी नामालूम खौफ में लिपटा हुआ था। बाहर जाने के ख्याल को मुलतवी करके खालिद का बाप अभी कपड़े तब्दील करने भी न पाया था कि तैयारों का शोर बुलंद हुआ। वो सहम गया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे सैकड़ों इंसान हम आहंग आवाज में दर्द की शिद्दत से करा रहे हैं। खालिद तैयारों का शोरो गुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ा आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वो जिस वक्त गोला फेंकने लगे तो वो अपनी हवाई बंदूक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दे।
उस वक्त 6 साल के बच्चे के चेहरे पर आहनी इरादा और इस्तकलाल के आसार नुमाया थे, जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे एक जरी सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि वो आज उस चीज को जो उसे अरसे से खौफजदा कर रही थी मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज गिरी, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की मुशबो थी। गिरते ही ये टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिद के मकान की बालाई छत पर भी गिरे। खालिद भागा हुआ ऊपर गया और कागज उठा लाया। अब्बा जी, मामा सचमुच झूठ बक रही थी। जहाज वालों ने तो गोलों के बजाय ये कागज फेंके हैं। खालिद के बाप ने वो कागज लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे अया तौर पर नजर आने लगी। इस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी जलसा करने की इजाजत नहीं देता, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो नताइज की जिम्मेदार खुद रियाया होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरानो परेशान देखकर खालिद ने घबराते हुए कहा, इस कागज में ये तो नहीं लिखा कि वो हमारे घर पर गोले फेंकेंगे। खालिद, इस वक्त तुम जाओ जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इस पर लिखा क्या है? लिखा है कि आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को मजीद तूल देने के खौफ से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे ना? क्या कहा? क्या इस तमाशे में आप मुझे न ले चलेंगे? ले चलेंगे। अब जाओ, जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलती नहीं। मेरा हम जमायत तो फैल भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के वक्त तमाशा देखने तो जरूर चलेंगे ना? किसी जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और मुख्तलिफ कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की नशिस्त गाह में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थी। खिड़की के करीब बैठकर वो बाजार की तरफ झांकने लगा। क्या देखता है कि बाजार में दुकानें तो बंद हैं, मगर आमद और रफ्त जारी है। लोग जलसे में शरीक होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि 2-3 रोज से दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसला के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत तीर अजूर दिया, मगर कोई नतीजा बरामद ना कर सका। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने ये सोचा कि लोगों ने इस तमाशा को देखने की खातिर जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे दुकानें बंद कर रखी हैं। अब इसने ख्याल किया कि वो कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का निहायत बेकरारी से इंतजार करने लगा जब उसका अब्बा उसे तमाशा दिखलाने को ले चले। वक्त गुजरता गया। वो खूनी घड़ी करीब तर आती गई। सहर पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और वालिदा सहन में खामोश बैठे एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से तक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। ये आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान से बमुश्किल इस कदर कह सका, गोली। खालिद की माँ फरते खौफ से एक लफ्ज भी मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे खुद उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी, चलो चले, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया, तभी तो इतने पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो, खुदा के लिए अब जाओ, मामा के पास जाकर खेलो। खालिद ये सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ गया, मगर वहां मामा को ना पाकर अपने वालिद की नशिस्त गाह में चला गया और खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार आमदो रफ्त बंद हो जाने की वजह से साई साई कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी।
چند لمحات کے بعد ان چیخوں میں انسان کی دردناک آواز بھی شامل ہو گئی۔ خالد کسی کو کراہتے سن کر بہت حیران ہوا۔ ابھی وہ اس آواز کی جستجو کے لیے کوشش ہی کر رہا تھا کہ چونک میں اسے ایک لڑکا دکھائی دیا جو چیختا چلاتا بھاگتا چلا رہا تھا۔ خالد کے گھر کے عین مقابل وہ لڑکا لڑکھڑا کر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی پنڈلی پر ایک زخم تھا جس سے فواروں خون نکل رہا تھا۔ یہ سماں دیکھ کر خالد بہت خوف زدہ ہوا، بھاگ کر اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا ابا، بازار میں ایک لڑکا گر پڑا ہے، اس کی ٹانگ سے بہت خون نکل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی خالد کا باپ کھڑکی کی طرف گیا اور دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان لڑکا بازار میں اوندھے منہ پڑا ہے۔ بادشاہ کے خوف سے اسے جرأت نہ ہوئی کہ اس لڑکے کو سڑک پر سے اٹھا کر سامنے والی دکان کے پٹرے پر لٹا دے۔ بے ساز و برگ افراد کو اٹھانے کے لیے حکومت کے ارباب حل و عقد نے آہنی گاڑیاں مہیا کر رکھی ہیں، مگر اس معصوم بچے کی ناش جو انہی کی تیغِ ستم کا شکار تھی، وہ ننھا پودا جو انہی کے ہاتھوں مسلا گیا تھا، وہ کونپل جو کھلنے سے پہلے انہی کی عطا کردہ باد سموم سے جھلس گئی تھی، کسی کے دل کی راحت جو انہی کے جور و استبداد نے چھین لی تھی، اب انہی کی تیار کردہ سڑک پر۔ موت بھیانک ہے، مگر ظلم اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور بھیانک ہے۔ ابا، اس لڑکے کو کسی نے پیٹا ہے؟ خالد کا باپ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب خالد اکیلا کمرے میں رہ گیا تو سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو اتنے بڑے زخم سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جبکہ ایک دفعہ اسے قلم تراش کی نوک چبھنے سے تمام رات نیند نہ آئی تھی اور اس کا باپ اور ماں تمام رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسے ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم خود اس کی پنڈلی میں ہے اور اس میں شدت کا درد ہے۔ یکلخت وہ رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی والدہ دوڑی آئی اور اسے گود میں لے کر پوچھنے لگی، میرے بچے، رو کیوں رہے ہو؟ امی، اس لڑکے کو کسی نے مارا ہے، شرارت کی ہوگی اس نے۔ خالد کی والدہ اپنے خاوند کی زبانی زخمی لڑکے کی داستان سن چکی تھی۔ مگر اسکول میں تو شرارت کرنے پر چھڑی سے سزا دیتے ہیں، لہو تو نہیں نکالتے۔ خالد نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، چھڑی زور سے لگ گئی ہوگی۔ تو پھر کیا اس لڑکے کا والد اسکول میں جا کر اس استاد پر خفا نہ ہوگا جس نے اس لڑکے کو اس قدر مارا ہے؟ ایک روز جب ماسٹر صاحب نے میرے کان کھینچ کر سرخ کر دیے تھے تو ابا جی نے ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر شکایت کی تھی نا۔ اس لڑکے کا ماسٹر بہت بڑا آدمی ہے۔ اللہ میاں سے بھی بڑا؟ نہیں، ان سے چھوٹا ہے۔ تو پھر وہ اللہ میاں کے پاس شکایت کرے گا۔ خالد، اب دیر ہو گئی ہے، چلو سوئیں۔ اللہ میاں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ماسٹر کو جس نے اس لڑکے کو پیٹا ہے اچھی طرح سزا دے اور اس چھڑی کو چھین لے جس کے استعمال سے خون نکل آتا ہے۔ میں نے پہاڑے یاد نہیں کیے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی چھڑی میرے استاد کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو پھر میں بھی تم سے نہ بولوں گا۔ سوتے وقت خالد دل میں دعا مانگ رہا تھا۔